हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे मजे में होंगे। और आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 234 के बारे में। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनचोल पार्क भी डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लेने आया है चाइल्ड फैमिली की वीकनेस। दूसरी तरफ एरिस की एलिसा चाइल्ड फैमिली के विक्टर चाइल्ड को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसके कुछ देर बाद विक्टर चाइल्ड भी वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे जिनचोल पार्क है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। जिनचोल को यहाँ पे चाइल्ड फैमिली की कोई कमजोरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे डाउट होता है कहीं विक्टर चाइल्ड ने एलिसा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जैसे कि उसे मार तो नहीं दिया। हालांकि एलिसा को मारना इतना आसान नहीं, लेकिन जब सामने विक्टर चाइल्ड हो तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी बन सकती हैं। इसलिए जिनचोल गुस्से में विक्टर से पूछता है एलिसा कहाँ है। इसके बाद हम 30 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे एलिसा विक्टर को लाइव ऑडियो सुना रही होती है मैनेजर किम की, जो मैनेजर किम बोल रहे हैं रेवन को। विक्टर मैनेजर किम की वॉइस सुनता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसी चिंगारी है जो तुम्हारे पूरे प्लान को जला के रख सकती है। हमें पता चला है तुम डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास चाइल्ड फैमिली की कोई कमजोरी है। ये चीज विक्टर को सुनाने के बाद एलिसा कहती है ये कोई खुद से बनाई हुई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑडियो रियल टाइम में हमारे एजेंट से आ रही है। अगर तुम्हें लगता है ये बिल्कुल झूठ है तो विक्टर इसकी बात काट के कहता है तो आखिर तुझे चाहिए क्या। मैंने सब सुन लिया, अब मुद्दे में आ। बात बिल्कुल सिंपल सी है। मैं चाहती हूँ जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट करेगी, प्लीज उस वक्त चाइल्ड फैमिली को बीच में मत आने देना। साथ ही में जो साशा के बारे में गलत फहमी है, मैं उसे भी दूर करना चाहती हूँ। मैं खुद अलेक्जेंडर फैमिली की मेंबर हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है ये फैमिली के मैटर्स कितने ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। हर फैमिली में हमेशा कोई ऐसा होता है जो मुसीबत खड़ी करता है, हमारी फैमिली में भी है। लेकिन साशा वैसी नहीं है। उसने तुम्हारी परिवार की इज्जत में कोई भी दाग नहीं लगाया। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन थी आर्केना, जो डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती थी, और उन लोगों ने साशा की पहचान का फायदा उठाने की कोशिश करी। तुम्हारा असली दुश्मन जो तुम्हारे परिवार की इज्जत में दाग लगाने की कोशिश कर रहा है वो हम नहीं है। ये सुन के विक्टर चलता हुआ एलिसा की तरफ आता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है मैंने तेरी पूरी बात सुनी ये जानने के लिए कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या तुझे सच में लगता है तेरे इन शब्दों के खेल से मैं अपना मन बदल लूंगा। अपने दिमाग में कोई गलत फहमी मत पालियो, क्योंकि पहली बात तो यह है हमारी फैमिली की कोई कमजोरी है ही नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स उन डिवाइन वालों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे खिलाफ प्लान बना रहे थे, उसकी कीमत उन्हें जल्दी चुकानी पड़ेगी। और हाँ, लगता है तुझे सिर्फ एक बात पता है, दूसरी नहीं। विक्टर एलिसा का कॉलर छोड़ के यहाँ से जाते हुए कहता है जो तू सोच रही है साशा उस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साशा खुद एक चलती फिरती प्रॉब्लम है। वो हमारे परिवार का एक ऐसा धब्बा है जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर विक्टर ने साशा के बारे में ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे विक्टर के घर के सारे नौकर चाकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। विक्टर की माँ भी काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है, इसलिए विक्टर उनके पास आके कहता है मदर आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। विक्टर की माँ कहती है सेकंड सन, तो तुम यहाँ पे आ गए। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूँ। आखिर अब इस चीज के बारे में क्या किया जा सकता है। वो नीच लड़की, मेरा मतलब एडिथ से है, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे एल्डेस्ट को बहलाने की कोशिश करी, यानी कि विक्टर का बड़ा भाई। साशा ने उसके साथ कुछ तो करने की कोशिश करी थी, और यहाँ पे लिखा है सीड्यूस करने की। और इस विक्टर के बड़े भाई का नाम है आर्थर चाइल्ड, जिसके गर्दन और पंच में अभी थोड़ा सा खून लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी हाथापाई हुई होगी किसी के साथ इसकी, और वो किसी ऑब्वियसली साशा को ही होना चाहिए। अब साशा ने इसको ठरकी तरीके से सीड्यूस करने की कोशिश करी या फिर इसको सीड्यूस करके इसको मारने की कोशिश करी, ये अभी हमें नहीं क्लियर करा गया है। और अगर साशा ने वो सब किया भी तो क्यों किया ये भी हमें नहीं बताया गया। लेकिन अपनी माँ से ये बात सुन के विक्टर काफी हैरान होता है और कहता है आप ये क्या बोल रही हो। विक्टर की माँ उसे समझाते हुए कहती है उस बेशर्म लड़की की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, उसने तुम्हारे बड़े भाई को आधी रात में बाहर बुलाया और उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जो मैं बोल भी नहीं सकती, लेकिन वहाँ पास से गुजरते हमारे बटलर ने उसे देख लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि उसने उस बटलर को जान से मार दिया और वहाँ से भाग गई। हे भगवान, अब ये कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें शुरुआत से कहती थी हमें किसी ऐसी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए जिसकी जड़ें हमसे नहीं जुड़ी हैं। विक्टर को समझ नहीं आता आखिर साशा ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ आर्थर अपने मुंह से हल्का सा खून थूक रहा होता है, शायद से उसके मुंह पे कोई पंच पड़ा होगा। लेकिन विक्टर की माँ विक्टर को कहती है सेकंड सन, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो कुछ भी हुआ है, जिसने ये सुना है, चाहे वो बटलर्स हो
क्लीनर्स हो या फिर कोई और हो, तुम्हें उन सबको खत्म करना होगा। हमारी फैमिली की इस बदनामी के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है, उन सबको खत्म कर दो। क्या तुम मेरी बात समझ चुके हो? और जिन लोगों को खत्म करना है ये बातें उन्हीं के सामने बोली जा रही होती हैं, यानी कि सारे के सारे नौकर चाकर। इसलिए बेचारों की आंखें ऐसी हो गई होती है जैसे बलि के बकरे की होती है। लेकिन जिसके कांड की वजह से इन सबको मरना पड़ रहा है वो है साशा। तो खुद साशा को चाइल्ड फैमिली वाले कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला था कि साशा जिंदा है, इसलिए दोबारा से उसे मारने के लिए पीछे पड़ गए थे। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे विक्टर एलिसा को जाते हुए बोल रहा होता है, दुनिया में ऐसा भी वक्त आता है जब सच क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। भले ही कोई इंसान कभी हमसे काफी ज्यादा क्लोज रहा हो, लेकिन फिर भी अगर मेरे परिवार ने फैसला कर लिया है तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं। उसे काफी वक्त तक मैंने अपने परिवार की नजर से बचाए रखा, वो मेरे पर्सनल रीजंस थे। लेकिन क्योंकि अब वो खुद सबके सामने आ चुकी है, इसलिए एडिथ को मरना होगा। और ना सिर्फ एडिथ चाइल्ड को बल्कि उसके सारे साथियों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहीं पे अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम अलेक्जेंडर परिवार की एक मेंबर हो जो यहाँ पे एक मैसेंजर के तौर पे आई है। इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे ऊपर इतनी ही दया कर सकता हूँ। ये कह के विक्टर चाइल्ड दोबारा से डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चला गया था। और इसके अगले सीन में जब वो जिनचॉल पार्क के पास पहुंचता है तो जिनचॉल उसे गुस्से में कहता है, क्या तूने सुना नहीं? मैंने तुझसे पूछा एलिसा कहाँ है, मेरी बात का जवाब दे। विक्टर थोड़ा सा आगे आके कहता है, इतना एक्साइटेड मत हो, उस लड़की को हमने चुपचाप से वापस भेज दिया है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज कंफर्म करने के लिए आया हूँ, और वो है हमारी वो वीकनेस जो डिवाइन बोल रहा है उसके पास है। लेकिन ऑफ कोर्स वो किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारी कोई कमजोरी नहीं। जिनचॉल इसके मुंह के पास आके कहता है, झूठ मत बोल, तू यहाँ पे इसलिए ही आया है क्योंकि तुझे पता है यहाँ पे तेरी कमजोरी है। और हाँ, मैं पहले ही तुझे एक चेतावनी दे देता हूँ, अगर तूने साशा के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाइयो, क्योंकि अगर मेरे साथियों के ऊपर कोई उंगली भी उठाता है तो मैं चिंता नहीं करता मेरे सामने कौन है। विक्टर बहुत ही शांति से जिनचॉल के माथे पे उंगली रख के कहता है, तू सच में कमाल का लीडर है, लेकिन ऐसे नासमझी के साथ मेरे ऊपर भड़कने से अच्छा है कि तो उस असली दुश्मन का सामना करे जो तेरे सामने है। ये कह के विक्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से जिनचॉल को हवा में घुमा देता है। हालांकि जिनचॉल सही सलामत जमीन में लैंड कर जाता है, लेकिन वो भी अपने मन में सोचता है आखिर इसने ये कब करा। यानी कि ये लौंडा विक्टर है तो काफी ज्यादा खतरनाक। लेकिन विक्टर यहाँ पे जिनचॉल से लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तो बात यह है कि ये चुपचाप से कोई भी चीज नहीं करता। ये जहाँ जाता है अपना दबदबा बनाए रखता है। और अभी यहाँ से जाते हुए जिनचॉल को कहता है, लगता है तुम लोग डिवाइन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। वो कोई ऐसे लोग नहीं जिनको हल्के में लेना चाहिए। तुझे क्या लगता है जब मैं यहाँ पे उसके साथ समझौता करने के लिए आया था तो फालतू में आया था? आखिर तू ये क्या बोल रहा है? उन लोगों ने कई बड़ी ताकतों के साथ मिलके कई बड़े मिशंस को अंजाम दिया है, लेकिन वो हरामजादे काफी ज्यादा ढीठ हैं जो हर बार अंत में जिंदा बच जाते हैं। भले ही उन लोगों को इतना डैमेज पहुंच जाए कि वो खत्म होने की कगार में आ जाएं, लेकिन फिर भी वो लोग मौत के मुंह से हमेशा वापस आ जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम उनका सफाया कितनी ही बार कर दो, वो अंत में रेंगते हुए दोबारा से वापस आ जाएंगे। वो लोग मॉन्स्टर्स हैं, ऊपर से उनका खुद का पक्का विश्वास है जो उनको बार बार वापस लेके आ जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रेवन और मैनेजर किम की फाइट वाला सीन, जहाँ पर रेवन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैनेजर किम ने बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको धप्पा कर लिया होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और अभी रेवन के पड़ता है एक खतरनाक सा पंच जिससे वो दूर जाता है। मैनेजर किम जल्दी से जमीन से चाकू उठा के रेवन के ऊपर बैठ जाते हैं उसके मारने के लिए, और जैसे ही अपने दोनों हाथों से उसकी छाती में उसे डालने वाले होते हैं, रेवन उन्हें अपने हाथों से रोक लेता है जैसे तैसे। अब यहाँ पर रेवन और मैनेजर किम दोनों एक दूसरे के खिलाफ जान लगा रहे हैं, रेवन बचने के लिए, मैनेजर किम मारने के लिए। और साथ ही में हमें विक्टर की वॉइस ओवर आती है, वो हरामजादे बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। उन जैसे हरामजादों का सामना करते वक्त मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूं, लेकिन मैंने उन्हें हल्के में लिया था। दूसरी तरफ मैनेजर किम ने अपनी ताकत से रेवन की छाती में लगभग चाकू डाल ही दिया होता है और उसको कहते हैं, डिवाइन तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर की वॉइस ओवर आ रही होती है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते। और हम दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर रेवन आर्केना के लीडर अरोरा के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसे कोरिया में कहते हैं बडक। अरोरा रेवन को यही बोल रहा होता है, जिस दुनिया को बनाने का तू सपना देख रहा है, तू उसे पूरा कर, मैं तेरे साथ हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, या फिर भले इसके लिए तुझे मुझे धोखा ही क्यों ना देना पड़े, तू उस मिशन को पूरा कर, क्योंकि भले ही हम सब मारे भी जाते हैं तो भी हमारी मौतें बिल्कुल भी जाया नहीं जाएंगी। यानी कि ये लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे कायरता ना हो, आसान शब्दों में कहूँ तो जहाँ पे करप्शन वगैरह ना हो, जहाँ पे खुल के चीजें करी जाती हो, खुल के लोग रहते हो। इसलिए जब रेवन अरोरा के साथ गेम खेल रहा था तो भी हमें उसकी वॉइस ओवर आती है, मेरे काफी सारे साथियों ने मुझ पे यकीन करा
और अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, और ये सब कुछ करा उस दुनिया के लिए जिसका हमने सपना देखा था। मेरे पास ये सब कुछ करने की बहुत बड़ी वजहें हैं, लेकिन उससे पहले मेरे ऊपर एक एहसान है जिसको मुझे चुकाना है। मेरे कई साथियों ने अपनी जान देके मेरे ऊपर यकीन करा और मुझसे पहले नर्क चले गए। उनके इस बलिदान को मैं सिर्फ जीत के ही चुका सकता हूँ, क्योंकि जो इंसाफ हार जाए वो इंसाफ नहीं बल्कि झूठी उम्मीद होती है। इन यादों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रेवन काफी खतरनाक ताकत के साथ मैनेजर किम के दोनों हाथ पीछे कर देता है और कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ विक्टर भी यही बोल रहा होता है। वो हरामजादे हर बार मौत के मुंह से वापस आते हैं और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, और अगर हमें सच में उन्हें हराना है तो हमें टारगेट करना चाहिए था सबसे पहले उनके बॉस को। लेकिन एरीज ने सिर्फ डिवाइन के बॉस को नहीं बल्कि एक साथ काफी सारी चीजों को टारगेट करा, और ये चीज विक्टर की नजर में एरीज की एक गलती है। इसलिए विक्टर कहता है, एरीज तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे, तुमने एक गलत फैसला करा है। दूसरी तरफ मैनेजर किम को यकीन नहीं हो रहा होता ये रेवन नाम का बंदा मैनेजर किम की ताकत को डोमिनेट कर रहा है अपनी ताकत से। इतने में रेवन मैनेजर किम की छाती में एक लात भी मार देते हैं, जिससे मैनेजर किम स्लाइड करते हुए थोड़ा सा पीछे होते हैं। बट रेवन दोबारा से अचानक से मैनेजर किम के पास आके उनके पेट में चाकू आर पार कर देता है। मतलब कि विक्टर ने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था। हम इसका दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ये अरोरा के साथ बार्डक वाला गेम खेल रहा था, लेकिन अब वहाँ से उठते हुए कहता है, जिन लोगों ने मेरी ही तरह सपना देखा था, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। जो लोग मुझे फॉलो करते हुए मारे गए, मुझ पे यकीन करते हुए मारे गए, मैं उनको कभी भी निराश नहीं करूंगा। और अभी हमें दिखाया जाता है रेवन जो गेम खेल रहा था अरोरा के साथ नहीं बल्कि काफी सारे कंकालों के साथ खेल रहा था। यानी कि वो एक तरीके से उन सबसे बात कर रहा था जिन्होंने उसके ऊपर यकीन करके अपनी जान दी है। मतलब कि रेवन की पावर ऑफ कन्विक्शन बहुत ज्यादा तगड़ी है। प्रेजेंट मोमेंट में रेवन ने जो मैनेजर किम के चाकू घोपा था, उस चाकू को वो पूरा कट मार के मैनेजर किम के शरीर से बाहर निकाल देता है, और एक और बहुत ज्यादा गहरा सा कट दे के मैनेजर किम के कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं काफी सारी जिम्मेदारियां लेके चल रहा हूँ। मैं तो अपनी जान अपनी मर्जी से भी नहीं दे सकता। मेरे लिए मेरी जिंदगी वो नहीं जिसकी मुझे रक्षा करनी है। मेरे लिए जिंदगी एक बोझ है जो मैं लेके चल रहा हूँ। मौत हमेशा जिंदा लोगों को आती है और मरे हुए लोग पहले ही जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बाकी रह गए हैं वो मौत के मतलब का बोझ उठा के जीते रहेंगे। इसीलिए अभी मैं मर नहीं सकता, लेकिन जिस दिन मैं अपने सर से ये बोझ नीचे रख दूंगा उसी दिन मेरी मौत पूरी होगी। एक तरीके से इसने मैनेजर किम के ऐसे हमले कर दिए हैं जिससे कोई मर सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम की बेटी मिंजी को, जो अपने ऑफिस में शायद कुछ काम कर रही है और अचानक से अपने फोन में अपने फादर की फोटो देख के उनका नाम लेती है। ये कुछ उस तरीके का सीन लग रहा है जब हमारा कोई अपना खतरे में होता है तो हमें उसकी याद आती है। शायद मिंजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।